कहानी की शुरुआत में हमें रिचर्ड नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। इस समय वो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर के अपने बॉस के सामने खड़ा था और वो अपने बॉस से कुछ पैसे उधार मांग रहा था, लेकिन उसका बॉस इतना बुरा था कि उसकी बच्ची की हालत देखने के बाद भी वो उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। रिचर्ड की बेटी को तेज बुखार था, अगर उसका इलाज नहीं करवाया जाता तो बहुत बुरा हो सकता था। उसका बॉस उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से उसका बॉस उस पर भड़का हुआ था और वो रिचर्ड को काम से भी निकाल देता है। रिचर्ड अपनी बच्ची के साथ वापस घर जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसे टीवी पर एक द रनिंग मैन शो दिखाई देता है। इस शो में जीतने वाले को $1 बिलियन मिलने वाले थे। खैर रिचर्ड इसे इग्नोर करता है और घर वापस आ जाता है। उसकी बीवी का नाम है माया। जब वो अपनी बेटी का शरीर चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि उसे काफी तेज बुखार है। हालांकि ये लोग अपनी बेटी को नॉर्मल दवाई भी पिलाते हैं जो सरकारी अस्पतालों में मिलता है, लेकिन इन दवाइयों से उसका बुखार ठीक नहीं होने वाला था। ये बात इन दोनों को पता था। उसकी बीवी वेट्रेस का काम करती है और वो भी अभी अभी काम करके घर वापस आई थी, लेकिन उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो वापस से तैयार हो करके अपने दोस्त के साथ काम पर जाने लगती है। लेकिन इस बार वो अपने दोस्त के साथ अमीरों को सर्विस देने जा रही थी, लेकिन ये रिचर्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम इंतजार करो, मैं पैसे लेकर के आता हूँ। इसके बाद रिचर्ड तैयार हो करके उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर द रनिंग मैन शो का ऑडिशन दिया जा रहा था। ऑडिशन देने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। रिचर्ड से कुछ सवाल जवाब पूछने के बाद उसे बाकी लोगों के साथ अंदर भेज दिया जाता है। इस बार जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था उन लोगों को सूट पहनाने के बाद इनका अलग अलग मिशन दे दिया जाता है। अपने मिशन को पूरा करने के दौरान कई लोग फेल होते हैं और कई लोग पास भी हो जाते हैं, लेकिन रिचर्ड इन सब से काफी तेज था क्योंकि वो अपने मिशन को पूरा करने के दौरान लोगों की जान भी बचा रहा था। छोटा मोटा मिशन पूरा करने के बाद इन सभी लोगों को अलग अलग सूट दे दिया जाता है। रिचर्ड के साथ में 2 लोग और थे जिन्हें इस शो के ओनर से मिलने का मौका मिलता है। इनका काम पूरा हो जाने के बाद इन्हें अलग अलग कमरे में भेज दिया जाता है। आखिरी में रिचर्ड जा करके डैन से मिलता है जो कि इस शो का ओनर है। डैन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा आज तक जज्बाती और बहादुर इंसान इस शो में कभी नहीं देखा। इतना कहने के बाद वो रिचर्ड को जीते हुए पैसे दे देता है। इसके बाद वो रिचर्ड को एक और ऑफर देता है। वो रिचर्ड से कहता है कि तुम्हारे जज्बात को देख करके मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि तुम द रनिंग मैन के लिए परफेक्ट रहोगे। इतना कहने के बाद वो उन्हें वो पैसे भी दिखाता है जो द रनिंग मैन शो को पूरा करने के बाद उसे मिलने वाले थे। जितना दिन वो सरवाइव करेगा उतना ही उसके पैसे बढ़ते रहेंगे। रिचर्ड कहता है कि मुझे अपनी फैमिली बहुत प्यारी है, मुझे मरना नहीं है। जिसके बाद डैन कहता है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 29 दिनों तक सरवाइव किया है। अगर तुमने 30 दिनों तक सरवाइव कर लिया तो तुम अपनी फैमिली को ऐसी लाइफ दे सकोगे जो तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। डैन की बातों को सुनने के बाद रिचर्ड अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और फिर वो कलम को उठा करके साइन कर देता है। इसके बाद रिचर्ड की मुलाकात पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड से होती है जो उसकी फैमिली की हिफाजत करने वाला था जब तक वो शो में रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है कि अब तुम घर नहीं जा पाओगे, तुम्हारी फैमिली की सारी जिम्मेदारी मेरी है। जिस पर रिचर्ड कहता है कि मेरा घर जाना बहुत जरूरी है, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मुझे ये पैसे दे करके दवाई लाना है। इसके बाद रिचर्ड सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दे देता है। इसके बाद वो अपनी बीवी से कॉल पर बात करने लगता है। वो अपनी बीवी को बता देता है कि तुम्हें लेने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड जाएगा, मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए हैं, दवाई मंगवा लेना। वो अपनी बीवी को यह भी बताता है कि वो द रनिंग मैन शो में हिस्सा ले चुका है। यह सुन करके उसकी बीवी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये बात सबको पता है कि द रनिंग मैन शो में हिस्सा लेने वाला आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा। इसके बाद रिचर्ड के हाथों में एक डिवाइस पहना दिया जाता है और ये डिवाइस तभी निकलेगा जब उसका मिशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद रिचर्ड को स्टेज पर ले जाया जाता है जहाँ पर उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिया जाता है। इन लोगों ने एआई की मदद से डीप फेक वीडियो बना लिया था। सभी दर्शकों को ये बताया जाता है कि रिचर्ड अपनी बीवी को छोड़ करके भाग रहा है। उसकी एक छोटी सी बच्ची है जो बीमार है, उसे उसकी भी परवाह नहीं है। ये सब झूठी बातें बोल करके दर्शकों को जानबूझ करके भड़काया जाता है ताकि वे सभी लोग रिचर्ड से नफरत करें। गेम का पहला रूल था रनिंग मैन जितना दूर जाएगा उसके पैसे उतने बढ़ेंगे। उसे हर दिन 10 मिनट का वीडियो शूट करना होगा और टेप को मेल बॉक्स में डालना होगा। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा उसके पैसे डबल होते रहेंगे और इस तरह से वो $1 बिलियन जीत पाएगा। द रनिंग मैन शो के लिए 3 लोगों को चुना गया था। स्टेफनी, जोस और रिचर्ड, ये 3 लोग थे जो द रनिंग मैन का मिशन पूरा करने वाले थे। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये थी कि इनके पीछे जाबाज हंटरों को लगाया जाएगा जो इन्हें ढूंढेंगे और सिर्फ ढूंढेंगे ही नहीं, इन्हें जान से मार देंगे। हालांकि जान से मारने वाली बात को जिक्र नहीं किया जाता है। अब पब्लिक को फायदा ऐसे होने वाला था कि जो इन तीनों के बारे में जानकारी देगा उन्हें पैसे मिलेगा। इसके बाद इन तीनों को
को लिफ्ट में बंद करके सबसे नीचे वाले फ्लोर पर भेज दिया जाता है, जहाँ इन लोगों को कुछ सामान मिलता है। ये सारा सामान था जो इनके मिशन में इनके काम आने वाला था। रिचर्ड इन सारे सामान को लेता है और फौरन भागते हुए एक पुरानी बिल्डिंग के पास जाता है। पाइपलाइन के जरिए जब वो नीचे जाता है तब यहाँ पर उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो कि उसका खास दोस्त है। रिचर्ड उससे गन और एक नया पासपोर्ट मांगता है। बदले में रिचर्ड उसे अच्छे खासे पैसे देता है, इसलिए वो उसे एक नई पहचान दे देता है। एक नई पहचान के साथ वो सीधा एयरपोर्ट पर जाता है क्योंकि वो एक नए शहर जाने वाला था। टिकट काउंटर पर टिकट लेने के बाद वो सीधा मैक्सिको के लिए रवाना हो जाता है। मैक्सिको पहुंचने के बाद वो एक होटल बुक करता है और कमरे में सबसे पहले वो अपनी एक वीडियो शूट करता है 10 मिनट की, और फिर टेप को ले जाकर के मेल बॉक्स में डाल देता है। इसके बाद वो वापस से कमरे में आने के बाद सो जाता है। अगले दिन सुबह में जब उसकी आंख खुलती है तब उसे टीवी पर इस मिशन का लाइव अपडेट मिलता है। वो देखता है कि जोश खुलेआम घूम रहा है और हंटर्स ने उसे ढूंढ लिया है। जैसे वो हंटरों के सामने जाता है तो हंटर उसे गन से शूट करके खत्म कर देते हैं। दरअसल जोश को पता नहीं था कि उसे जान से मार दिया जाएगा, वो तो बस इसे एक गेम की तरह ले रहा था। इसके बाद रिचर्ड नीचे काउंटर पर जाता है और जिस कमरे में वो रुका हुआ था ना, उसी कमरे को 3 दिनों के लिए बुक कर देता है। इसके बाद वो अपनी लोकेशन चेंज कर देता है। वो सीधा बोस्टन शहर के लिए निकल पड़ता है। बोस्टन शहर में जाने के बाद वो एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग में एक कमरे को बुक कर लेता है। कमरे में थोड़ी देर आराम करने के बाद उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था कि टेप को मेल करने का वक्त हो चुका है। जब वो नीचे देखता है तो मेल बॉक्स के पास कुछ लोग खड़े हुए थे। एक आदमी था जो रिचर्ड को देख भी रहा था, लेकिन रिचर्ड उसे इग्नोर कर देता है। अभी भी रिचर्ड के पास 3 घंटों का समय था, इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना नहा लिया जाए। जब वो नहाने के लिए जा रहा था तभी उसे याद आता है कि नीचे जो इंसान खड़ा था उसने उस इंसान को शो में भी देखा था। इसके बाद जब वो दोबारा नीचे देखता है तब उसे मालूम चलता है कि सारे हंटर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन हंटरों को पता चल चुका है कि रिचर्ड इसी जगह पर रुका हुआ है। जैसे तैसे करके वो हंटरों से बच करके टेरेस पर जाता है क्योंकि उसे कमरे के अंदर जा करके अपना बैग लेना था। जैसे ही वो खिड़की का कांच तोड़ता है तो एक हंटर को पता चल जाता है कि वो कमरे में ही है। लोग अंदर आते उससे पहले ही रिचर्ड खिड़की की मदद से यहाँ से भागने लगता है। इनसे बच करके वो लिफ्ट में बैठ जाता है और लिफ्ट की मदद से वो सबसे नीचे के फ्लोर पर चला जाता है जहाँ पर काफी अंधेरा था। गलती से उससे यहाँ पर आग लग जाती है और वो आग धीरे धीरे फैलने भी लगती है। हंटर लोग गोलियां चला रहे थे जिसकी वजह से पाइप में छेद हो जाता है और गैस लीक करने लगता है। गैस लीक होने की वजह से बहुत ही जल्द ये जगह फटने वाला था। शुक्र था कि चूहों की मदद से रिचर्ड को यहाँ से भागने का एक रास्ता मिल जाता है। वो फौरन जाली को हटाता है और पाइप के अंदर चला जाता है। ठीक उसी वक्त काफी जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से ये पूरी जगह तबाह हो जाती है। रिचर्ड सही समय पर पानी के अंदर चला गया था, इसलिए धमाका होने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद वो कैमरा निकाल करके 10 मिनट का वीडियो बनाता है और लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। दरअसल वो वीडियो पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। इसके बाद हमें इसी बिल्डिंग के बाहर एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम है एंथनी। वो काफी स्मार्ट बच्चा था। उसे पता चल जाता है कि रनिंग मैन इसी अपार्टमेंट के अंदर था और हंटर उसे मारने के लिए आए थे। जब वो रिचर्ड को ढूंढने लगता है तभी रिचर्ड उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जिसके बाद एंथनी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मेरा भाई तुम्हें बचा लेगा। इतना कहने के बाद वो टेप को उठाता है और उसे मेल बॉक्स में फेंकने के बाद वो चला जाता है अपने भाई को बुलाने के लिए। कुछ समय के बाद वो अपने भाई को लेकर के यहाँ पर आता है। उसके भाई का नाम था सैम। सोचने वाली बात ये थी कि आखिर ये लोग रिचर्ड की मदद क्यों कर रहे थे। तो बात ऐसी थी कि इनकी भी एक छोटी सी बहन है जिसको कैंसर है और उसे दवाइयों की बहुत जरूरत थी। इसलिए एंथनी रिचर्ड से कहता है कि हमें $5 दो, तभी हम तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि हमें अपनी बहन की जान बचानी है। रिचर्ड उसे $5 के बजाय $10 देता है। एंथनी उन पैसों को लेकर के दवा लाने के लिए चला जाता है और सैम रिचर्ड को लेकर के अपने घर पर जाता है। जब रिचर्ड इनके घर पर आता है तब उसे मालूम चलता है कि ये लोग सच कह रहे थे। इनकी एक बहन है जो काफी बीमार है और उसे एक इंजेक्शन लगाना था। उस इंजेक्शन की वजह से ही उसकी हालत में सुधार हो सकती थी। रिचर्ड इनसे कहता है कि तुम मेरी जानकारी उनको दे करके ढेर सारे पैसे उनसे ले सकते हो। जिस पर सैम उससे कहता है कि तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो हमें कभी भी एक भी रुपया नहीं देंगे। इतना कहने के बाद वो रिचर्ड को लेकर के अपने एक पर्सनल कमरे में जाता है जहाँ पर उसने अपना सब कुछ सेटअप करके रखा था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सैम कई दिनों से इस शो पर रिसर्च कर रहा था और उसने अपने वीडियो में इन लोगों को एक्सपोज भी किया था, लेकिन अभी तक उसने इस वीडियो को कहीं पर भी पब्लिक नहीं किया है क्योंकि उसे पता है वो एक छोटा मोटा आदमी है और उसकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है और वैसे भी कोई भी आसानी से उसकी बात नहीं मानेगा क्योंकि सरकार उनके कंट्रोल में था, न्यूज चैनल उनके कंट्रोल में था। सैम उससे कहता है कि ये जगह
तुम्हारे लिए सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें कहीं और भेज दूंगा, वो तुम्हें सेफ रखेगा। रात के समय में दोनों भाई रिचर्ड को कार की डिग्गी में छुपाते हैं और उसे लेकर के यहाँ से कहीं दूर जाने लगते हैं। लेकिन कुछ आम जनता थी जिनको रिचर्ड के बारे में पता चल गया था और वो रिचर्ड को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ गए थे। लेकिन सैम बड़ी ही आसानी से इन लोगों को संभाल लेता है और वो रिचर्ड को लेकर के एक सुरक्षित जगह पर आ जाता है। सैम उससे कहता है कि वहाँ पर जाने के बाद किसी पर भी विश्वास मत करना सिवाय उस बंदे के अलावा जिसके पास मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। वो भरोसे वाला बंदा है, मैंने उससे बात कर लिया है। इसके बाद सैम उसे उस जगह का एड्रेस देता है। रिचर्ड के सुरक्षा के लिए वो उसे अपने पास से एक गन भी देता है। ट्रेन से सफर करने के बाद वो एक सुनसान गांव में पहुंचता है, जहां पर वो देखते हैं कि कुछ लोग पर्दा लगा करके द रनिंग मैन शो को देख रहे थे। यहाँ रिचर्ड को पता चलता है कि हंटर्स ने स्टेफनी को ढूंढ लिया है, जो कि एक क्लब में एंजॉय कर रही थी। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वे लोग स्टेफनी को भून डालते हैं। उसकी भी मौत हो जाती है और अब सिर्फ रिचर्ड बचा हुआ था। चलते हुए वो उस बंदे के घर पर पहुंच जाता है जिसका एड्रेस सैम ने दिया था। उस बंदे का नाम था मोली। रिचर्ड जब घर के अंदर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि मोली की माँ भी द रनिंग मैन शो को देखती है और उसे भी रिचर्ड के बारे में पता है। वो रिचर्ड से बहुत नफरत करती है। मोली कहता है कि फिक्र मत करो, बस तुम उनके सामने मत आना। पिता की मौत हो जाने के बाद उनका बर्ताव बहुत बदल गया है। पहले वो ऐसी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी। यहाँ मोली उससे कहता है कि हर एक स्ट्रीट लाइट पर कैमरा लगा हुआ है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। मोली उसे बताता है कि पहले जब मेरे पिता पुलिस में हुआ करते थे तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि सरकार जनता के साथ नाइंसाफी कर रही है। वो टैक्स भरने वाली जनता की मदद करना चाहते थे, ना कि सरकार की। जब वो सरकार के विद्रोह में हुए तो उन्हें काम से निकाल दिया गया। उन्होंने हॉट डॉग का काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम कभी भी भूखे नहीं सोए। लेकिन उनके दोस्त जो एनसीजी में हुआ करते थे वे लोग मेरे पिता को पसंद नहीं करते थे। वे लोग जब भी मेरे पिता को देखते थे तो उनका मजाक बनाते थे। एक दिन उनकी मौत हो गई। पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि इसके पीछे उनका ही हाथ था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एनसीजी वालों से बदला लेकर रहूंगा। इसके बाद वो रिचर्ड को बंकर दिखाता है जो उसके पिता ने वॉर शुरू होने से पहले बनाया था। वो हर दिन बंकर के अंदर ही रहने वाला था। उसका वीडियो मेल तक पहुंचाने का काम मोली का होने वाला था। रिचर्ड का सारा काम वो करने वाला था, बस उसे बंकर के अंदर छुप करके रहना था जब तक 30 दिन पूरे नहीं हो जाते। आज रात रुकने के लिए वो रिचर्ड को एक कमरा दिखाता है। उसकी माँ यहाँ पर नहीं आती है। रिचर्ड उसे शुक्रिया कहता है और फिर कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। 2 से 3 दिनों तक वो कमरे के अंदर छुप करके रह रहा था। एक दिन जब वो छुप करके धीरे से कमरे के बाहर आता है तो उसी वक्त मोली की माँ उसे देख लेती है। रिचर्ड को देखते ही वो भड़क जाती है। वो रिचर्ड को गाली देने लगती है। इसके बाद वो जैसे ही एनसीजी बटन को दबाने के लिए आगे बढ़ती हैं तो उसी वक्त मोली उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से हाथ फिसल जाता है और मोली से ही बटन दब जाता है। बटन दब चुका था और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए मोली खुद एनसीजी वालों से कह देता है कि रिचर्ड मेरे घर पर छुपा हुआ है। रिचर्ड एक पल के लिए काफी दंग रह जाता है, लेकिन बाद में मोली उसे कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से भागना होगा, वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। रिचर्ड जैसे ही अपना बैग पैक करके नीचे आता है तो उसी वक्त हंटर यहाँ पर आकर के पहुंच जाते हैं, जो कि घर के ऊपर लगातार अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। मोली ने एनसीजी वालों से बदला लेने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी करके रखा था। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो उन्हें वो इलेक्ट्रिक शॉक देता है। कुछ को आग से जला देता है तो कुछ को सीढ़ियों से गिरा देता है। इन सबको सबक सिखाने के बाद वो रिचर्ड को लेकर के अंडरग्राउंड से हो करके यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी एक हंटर सामने आ जाता है जो चाकू से मोली पर हमला कर देता है। इसके बाद रिचर्ड के साथ में उसकी फाइट शुरू हो जाती है। रिचर्ड उस पर चाकू से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर के नीचे गिर जाता है। इसके बाद रिचर्ड और मोली ये दोनों एक बग्गी में बैठते हैं और फिर ये दोनों यहाँ से जंगल से होकर के बंकर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में वो रिचर्ड को नक्शा भी दे देता है, जिसकी वजह से वो बंकर तक पहुंच सकता था। उसी वक्त अचानक से मोली को शूट कर दिया जाता है। दिक्कत वाली बात ये थी कि सामने एक हंटर हेलीकॉप्टर पर स्नाइपर लेकर के बैठा हुआ था और दूसरी तरफ दूसरा हंटर अपनी वैन लेकर के ब्रिज को ब्लॉक कर रखा था। लेकिन रिचर्ड रुकता नहीं है। वो अपनी बग्गी को तेजी से उसकी तरफ भगाता है और फिर उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो ऊपर से ही ब्रिज के नीचे छलांग लगा देता है। जैसे ही वो ऊपर से छलांग लगाता है तो उसी वक्त दोनों गाड़ियां आपस में टकराती हैं और फिर जोरदार धमाका होता है। रिचर्ड जा करके नीचे पानी में गिरता है। इसी वजह से उसे कुछ होता नहीं है, वो सही सलामत बच जाता है। 30 दिन पूरे होने में 9 घंटे 35 मिनट का वक्त बचा हुआ था। मतलब कि 9 घंटे में उसका मिशन पूरा होने वाला था। उसे बंकर के पास जाना था, इसलिए वो रोड पर आता है और जैसे ही रोड पर आता है तो वो कैमरे की नजर में आ जाता है। उसे यहाँ से भागना था, तभी उसे एक बैटरी वाली कार दिखाई देती है। कार के शीशों को तोड़ करके वो गेट खोलता है और अंदर जा करके बैठ जाता है। अंदर एक मासूम सी लड़की थी जिसे वो गन दिखा करके उसे कार चलाने के लिए मजबूर करता है। उसके पास
पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो कार चलाती है और वो रिचर्ड को लेकर के यहाँ से कहीं दूर चली जाती है। लड़की का नाम था अमेलिया और वो रिचर्ड पर काफी गुस्सा थी। वो रिचर्ड से कहती है कि तुम जैसे लोग ही आम जनता को जीने नहीं देते हो, उनका जीना हराम कर रखा है, तुम्हें अपनी बीवी और बेटी की परवाह नहीं है। अमेलिया वही बक रही थी जो शो में दिखाया गया था। फिर भी रिचर्ड स्माइल करता है और उसे अपनी बीवी और बेटी की तस्वीर दिखाता है। वो अमेलिया को बताता है कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो अपनी फैमिली के खातिर ही कर रहा है। उसकी 2 साल की बच्ची है जो बुखार से मरने वाली थी। किसी ने मेरी मदद नहीं की, चंद पैसे लगने वाले थे जिससे मेरी बेटी का बुखार ठीक हो सकता था, लेकिन लोगों ने सिर्फ मेरा फायदा उठाया। तुम्हें इस शो की सच्चाई अभी तक नहीं पता है, इसलिए तुम मुझे बुरा समझ रही हो। ठीक उसी वक्त यहाँ पर एक ट्रक आ जाती है जिसकी वजह से ऑटोमेटिक इनकी कार साइड में लग जाती है। दरअसल ये आम जनता थी जो अमेलिया को बचाने के लिए यहाँ पर आई थी, क्योंकि इन लोगों को भी यही लग रहा था कि उस लड़की को रिचर्ड से खतरा है। रिचर्ड उससे कहता है कि ठीक है, तुम बाहर जा सकती हो। अमेलिया जैसे ही गेट खोल करके बाहर जाने वाली थी तो उसी वक्त एक ड्रोन उन दोनों को शूट कर देता है। अमेलिया इस बात पर दंग रह जाती है कि उनकी तो कोई गलती नहीं थी, वो तो बेकसूर लोग थे। रिचर्ड उससे कहता है कि अब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर गलत कौन है। ठीक उसी वक्त अमेलिया का एक डीप फेक वीडियो भी बना दिया जाता है। इस वीडियो में वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है, जबकि अमेलिया ने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है। धीरे धीरे उसे भी एहसास होने लगा था कि रिचर्ड सही कह रहा है। आगे जाने के बाद हमें मालूम चलता है कि कुछ लोग हैं जो कि रिचर्ड को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। हंटर्स का चीफ लीडर जिसका नाम है मैकॉन, वो अपनी टीम को लेकर के सामने खड़ा था। रिचर्ड लड़की को लेकर के ठीक इनके सामने था, लेकिन ये लोग अभी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि द रनिंग मैन जो शो है वो रात के 8 बजे लाइव होने वाला था, और जब शो लाइव रहेगा तो उसी समय ही ये लोग रिचर्ड के साथ कुछ कर सकते थे, उससे पहले कुछ भी नहीं। रिचर्ड के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, वो इन लोगों से झूठ बोलता है। रिचर्ड कहता है कि मेरा दूसरा हाथ मेरे पाउच में है जिसमें 5 ग्राम ब्लैक आयरिस है। उसका नाम सुनते ही लोग यहाँ से भागने लगते हैं। रिचर्ड बताता है कि जब वो नेटवर्क न्यूलिटी में काम करता था तब किसी भी गटर को उड़ाने के लिए इसका 2 ग्राम ही काफी होता था। सोचो मेरे पास तो 5 किलो है, इतने में तो मैं एक छोटे शहर को उड़ा दूंगा। अगर चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं तो मेरे लिए एक B-1 एरोप्लेन और 2 पैराशूट मंगवा दो। इसके बाद मैकॉन अपने बॉस यानी कि डैन से बात करता है। डैन कहता है कि उन्हें जाने दो, जैसा वो कह रहे हैं वैसा करो। इसके बाद इनके लिए एक B-1 एरोप्लेन और पैराशूट मंगवाया जाता है। अमेलिया अंदर चली जाती है, लेकिन रिचर्ड अंदर नहीं जाता है क्योंकि वो अंदर जाने से पहले मैकॉन का चेहरा देखना चाहता था। हालांकि मैकॉन कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। तभी उसका बॉस उससे कहता है कि जैसा वो कह रहा है वैसा करो। इसके बाद वो अपना नकाब उतारता है और रिचर्ड उसका चेहरा देखने के बाद अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि इस प्लेन को उड़ाने के लिए 3 पायलट हैं, लेकिन रिचर्ड को पता था कि ये कोई पायलट नहीं है बल्कि हंटरों में से हैं। इसके बाद डैन रिचर्ड से बात करता है और उसे बताता है कि इस प्लेन में एक स्कैनर लगा हुआ है। हमें पता चल चुका है कि तुम्हारे जेब में अमेलिया का बैग है और उस बैग में कुछ भी नहीं है। रिचर्ड की सच्चाई सामने आ चुकी थी। वो चुपचाप डैन की बात मानता है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। डैन उससे कुछ पर्सनली बात करता है। वो रिचर्ड से कहता है कि तुम जैसा जाबाज और बहादुर खिलाड़ी आज तक मैंने नहीं देखा। 30 दिन पूरे होने के लिए सिर्फ कुछ मिनट और बाकी हैं। तुमने जिस तरह से तबाही मचाया वो वाकई में काफी लाजवाब था। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आने वाले सीजनों में तुम हंटर वाला काम करो। रिचर्ड उसकी बात नहीं मानता है। वो उससे कहता है कि मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। जिसके बाद डैन उससे कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो, तुमने जिस हंटर को मारा उसका एक दोस्त भी था। उसके दोस्त को तुम्हारी फैमिली के बारे में पता था, उसने तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दिया है। रिचर्ड जो कुछ भी कर रहा था वो अपनी फैमिली के लिए ही कर रहा था। जब उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली के साथ ऐसा कुछ हो चुका है तब वो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसका पारा इतना हाई हो गया था कि वो अब किसी भी हंटर को छोड़ने वाला नहीं था। एक हंटर गन लेकर के जैसे ही बाहर आता है तो उसी वक्त रिचर्ड उसे उसी गन से शूट करता है जो कि सैम ने उसे दिया था। प्लेन की परवाह न करते हुए वो दोनों पायलट्स के साथ फाइट करने लगता है और जैसे मौका मिलता है तो वो गन से इन दोनों हंटर को उड़ा देता है। इसके बाद वो बाहर आता है और मैकॉन को ढूंढने लगता है। इस बीच मैकॉन पीछे से उस पर हमला कर देता है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। रिचर्ड को शूट करने के लिए वो गन उठाता है और जैसे ही शूट करने वाला था तो उसी वक्त ऑटोमेटिक प्लेन हिल जाता है, जिसकी वजह से गोली जा करके कांच पर लग जाती है। विंडो टूट जाती है और हवा के प्रेशर की वजह से मैकॉन उसी विंडो से जाकर चिपक जाता है। यहाँ पर रिचर्ड के पास काफी अच्छा मौका था, वो चाकू से मैकॉन को खत्म कर देता है। पैराशूट तो 2 था लेकिन एक मैकॉन ने पहन लिया था जो कि किसी काम का नहीं था। दूसरा वाला अमेलिया के पास था। रिचर्ड उसे बताता है कि पैराशूट को कैसे खोलना है। इसके बाद वो गेट खोल करके अमेलिया को बाहर छोड़ देता है। पैराशूट की मदद से अमेलिया सही सलामत जिंदा बच जाती
जाती है, लेकिन रिचर्ड अभी भी प्लेन के अंदर था। प्लेन क्रैश हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, ऐसा सबको लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम ने जिस वीडियो में द रनिंग मैन शो को एक्सपोज किया था वो पब्लिक हो चुकी है और अब पब्लिक को इस शो के पीछे काली करतूतों के बारे में पता चल चुका है, इसलिए अब पब्लिक भी काफी भड़की हुई थी। इसके बाद हमें रिचर्ड की बीवी और उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो कि ग्रोसरी स्टोर पर कुछ सामान खरीद रहे थे। यहाँ पर अचानक से रिचर्ड अपनी बीवी से मिलने के लिए आता है, मतलब कि वो जिंदा था। भड़की हुई पब्लिक शो में पहुंच जाती है और वो तोड़फोड़ करने लगती है। डैन अपनी आंखों के सामने कई सालों की मेहनत को बर्बाद होता हुआ देख रहा था। डैन को सबक सिखाने के लिए रिचर्ड खुद यहाँ पर आता है। उसे मारने से पहले रिचर्ड उसे अपना चेहरा दिखाता है। इसके बाद वो डैन को गन से शूट करके खत्म कर देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।